बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोलॉजी विद हमजा रमज़ान। हमारा जो टॉपिक होगा आज का, इट इज़ गोइंग टू बी कार्बोहाइड्रेट्स। जनरली जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इनके बारे में जब बच्चे एमडी कैट की तैयारी करते हैं तो वो इस टॉपिक को काफ़ी लाइटली लेते हैं, क्योंकि ये टॉपिक वैसे दिखने में काफ़ी आसान लगता है, काफ़ी सिंपल सा टॉपिक है। मगर इसमें से जब कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज बनते हैं तो बच्चे अक्सर औकात वहाँ पे मार खा रहे होते हैं। तो आप लोगों ने जो गौर करना है, चंद एक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर गौर करना है, चाहे उनका जनरल फॉर्मूला हो, चाहे उनके सोर्सेज के बारे में बात हो रही हो, चाहे उनकी जो सोलिबिलिटी है उसकी बात हो रही हो, तो इन चीज़ों को ज़रा ध्यान से आप लोगों ने देखना है। चंद एक एमसीक्यूज अभी देखते हैं, तो लेट्स सी कि आप लोगों को भी कितनी तैयारी आप लोगों की ऑलरेडी है। और इन एमसीक्यूज को आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि एक दफ़ा पॉज करके खुद से आंसर करके देखें, देन इसको प्ले कीजिएगा, तो आप लोगों को आइडिया होगा कि आपकी तैयारी जो है वो कितनी अच्छी है ऑलरेडी। तो क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अच्छा, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, जनरली एनिमल्स के लिए जो फूड होता है ना उसकी बात की जा रही होती है, इंसानों के लिए जो फूड होता है उसकी बात की जा रही होती है। तो हमें कौन कौन से सोर्सेज से कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं और किससे नहीं मिलते, ये हम लोगों ने याद रखना है। तो जो नोट वाले एमसीक्यूज होते हैं, इनकी सिर्फ स्टेटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होती है, इनकी ऑप्शन इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती। मैं हमेशा ये कहता हूँ, क्योंकि अगर बच्चे इनकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, एक दफ़ा ध्यान से इसको पढ़ लेते हैं, तो बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती इस क्वेश्चन का आंसर करने में। तो भाई, केन शुगर, सुक्रोज, हम उससे कार्बोहाइड्रेट हासिल करते हैं, मिल्क शुगर से भी हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलती है, सीरियल्स भी हमारे फूड के ही पार्ट होते हैं, लेकिन सिल्क को हम लोग खा नहीं सकते। जो सेलुलोज होता है उसे हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर सकते, तो दैट इज नॉट अ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फॉर अस। द जनरल फॉर्मूला फॉर कार्बोहाइड्रेट्स इज गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं भाई साहब, उनका जनरल फॉर्मूला तो हमें पता है, लेकिन इस जनरल फॉर्मूला के बारे में हम लोगों ने कौन कौन सी चीज़ें जो है वो याद रखनी है, किन चीज़ों को हम लोगों ने अपने जहन में रखना है। तो जनरल फॉर्मूला तो हमें पता है भाई, CxH2O है, क्योंकि इनको हाइड्रेटेड कार्बन बोला जाता है। इसमें जो एक्स है वो कार्बन की तादाद को जाहिर करता है, जो कि 3 से लेकर कई हज़ार तक हो सकती है, थाउजेंड्स तक हो सकती है। मगर जो y है, y की जो वैल्यू होती है वो या तो x के बराबर होती है या फिर x से छोटी होती है, सॉरी, x से छोटी होती है y की वैल्यू। अब ये चीज़ आप लोगों ने कैसे समझनी है, देखें, जब कभी भी दो अलग अलग मोनोसेकेराइड्स आपस में मिलते हैं, इसे हम लोग डिहाइड्रेशन सिंथेसिस या कंडेंसेशन का नाम देते हैं, क्योंकि वहां से एक पानी का मॉलिक्यूल निकलता है। तो जो Y है, जो कि H2O या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर दो मोनोसेक्राइड आपस में मिले और एक पानी का मॉलिक्यूल निकल जाए तो Y की वैल्यू डिक्रीज होगी, X का नंबर इंक्रीज हो रहा होगा, Y की वैल्यू डिक्रीज हो रही होगी। तो जितनी छोटी शुगर होगी उतने ज्यादा चांसेस हैं X और Y की वैल्यू के बराबर होने की, और जितनी बड़ी शुगर होगी उतनी ही Y की वैल्यू X से कम होगी। हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स यील्ड, हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स की जो डेफिनेशन पढ़ी थी कि ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होते हैं, या फिर ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको अगर हाइड्रोलाइज किया जाए तो इनके अंदर से पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स निकलते हैं। तो इट इज एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे लिपिड्स की तरफ नहीं जाना, अमीनो एसिड्स की तरफ नहीं जाना, ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स ही होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स आर इम्पोर्टेंट फॉर, अब देखें, जो लिपिड्स और प्रोटीन्स बनते हैं इनके साथ जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनको अटैच किया जाता है, उनको मॉडिफाई करके किसी भी काम में इस्तेमाल किया जाता है। नॉर्मली आप लोगों ने सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देखा होगा कि लिपिड्स और प्रोटीन्स के ऊपर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो अटैच हुए होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। तो ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स हैं, दे आर इंपॉर्टेंट फॉर बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स, ये स्ट्रक्चरल रोल प्ले करती हैं बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स के अंदर। तो अगर हम इसकी एक जनरल सी डायग्राम बनाएं, एक क्विक सी डायग्राम बनाते हैं। अगर आप कभी भी सेल मेम्ब्रेन को गौर से देखेंगे, सेल मेम्ब्रेन के अंदर आपको ये फॉस्फोलिपिड की के मॉलिक्यूल्स नजर आएंगे। इन फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स के साथ हमारे पास कुछ प्रोटीन्स होंगी जो कि जुड़ी हुई होंगी, जैसे सी के हमारे पास एक जनरल सा जो सेल मेम्ब्रेन का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डिज़ाइन होता है, स्टाइल होता है, वो ये होता है। प्रोटीन मॉलिक्यूल है वो एम्बेड हुआ है उसमें फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स के अंदर। तो इनके ऊपर आपको नजर आएंगे कि भाई छोटे छोटे जो कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अटैच हुए होते हैं।
तो ये ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स बना देते हैं। तो ये बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स में स्ट्रक्चरल रोल प्ले करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। Which of the following statement is true about monosaccharide? अच्छा जी, सबसे छोटी शुगर्स जो होती हैं मोनोसैकेराइड्स हैं, इसमें जो 3 से लेकर 7 तक कार्बनिक एटम्स होते हैं। दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। नहीं भाई, ये पानी में सोल्यूबल होती हैं। They can be hydrolyzed into simpler sugars. They cannot be hydrolyzed into simpler sugars क्योंकि वो सबसे सिंपल हैं, ऑलरेडी वो सबसे सिंपल शुगर्स हैं। They contain a hydroxyl group on every carbon except one. वो कौन सा कार्बन होता है? ये वाली ऑप्शन इनके बारे में ट्रू है। कौन सा कार्बन होता है जिसके ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं हो सकता? वो आप लोगों ने याद रखना है भाई, वो कार्बोनाइल ग्रुप होता है। कार्बोनाइल ग्रुप जो है ये वो कार्बन एटम होता है जिस कार्बन एटम ने ये डिसाइड करना है कि शुगर एल्डिहाइड होगी या कीटोन होगी। वो कार्बन जिसका डबल बॉन्ड होगा ऑक्सीजन के साथ, एक साइड पे हाइड्रोजन हो, दूसरी साइड पे हमारे पास आर ग्रुप हो, तो ये हमारे पास एल्डिहाइड होगी। अगर दोनों साइड पे आर ग्रुप होगा तो कीटोन होगी। और इस कार्बन के साथ कोई भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच नहीं होगा। तो ऑप्शन सी जो है दैट इज द राइट आंसर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेक्सोज फ्रॉम अ बायोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट, ये सीधी सी बात है। वैसे राइबोज जो है वो हेक्सोज नहीं है, वो पेंटोज है। सुक्रोज जो है ये एक डाइसैकेराइड है, इसमें 12 कार्बन होते हैं, तो ये दोनों तो वैसे ही गलत आंसर्स हैं। फ्रुक्टोज और ग्लूकोज में से ग्लूकोज जो है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट क्योंकि हर चीज में इस्तेमाल हो रही होती है। द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ह्यूमन ब्लड इज टिपिकली अराउंड, ये सिंपल सा याद रखने वाला एमसीक्यूज है, इसमें समझने वाली चीज नहीं होती। इन एमसीक्यूज के अंदर आप लोगों ने याद रखना होता है। तो 0.08% जो ग्लूकोज होता है ये हमारे ब्लड के अंदर पाया जाता है टिपिकली। फोटोसिंथेसिस यूजेस हाउ मेनी किलो कैलोरीज ऑफ सोलर एनर्जी टू सिंथेसाइज 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ये आपकी बुक के अंदर मेंशन्ड है और ये काफ़ी पेक्यूलियर डिटेल है, काफ़ी इंटरेस्टिंग डिटेल है जो कि मेंशन्ड है। क्योंकि देखें, इसको मैं हमेशा बच्चों को याद करवाने के लिए एक चीज़ कहता होता हूँ कि आप लोगों ने इसको ना कनेक्ट करना है पानी की हीट ऑफ वेपराइजेशन के साथ। आपको आइडिया भी होगा, आप फैसिनेट भी होंगे कि भाई कितनी ज़्यादा एनर्जी स्टोर्ड होती है सिर्फ 10 ग्राम ग्लूकोज के अंदर। क्योंकि पानी की हीट ऑफ वेपराइजेशन में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 574 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू इवेपोरेट एन एंटायर किलोग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे तो सिर्फ 10 ग्राम ग्लूकोज बनाने हैं तो 717.6 किलो कैलोरीज एनर्जी इस्तेमाल होती है। वो पूरे किलोग्राम को इवेपोरेट करने में थोड़ी एनर्जी लग रही है, लेकिन सिर्फ 10 ग्राम ग्लूकोज को बनाने में ज़्यादा एनर्जी यूज हो रही है। तो दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। डाइसैकेराइड्स यील्ड हाउ मेनी मोनोसैकेराइड्स अपॉन हाइड्रोलिसिस। तो डाई है, डाई का मतलब ही 2 है, तो इसमें 2 सैकेराइड, 2 शुगर के मॉलिक्यूल्स होंगे। इट यील्ड्स 2 मोनोसैकेराइड्स अपॉन हाइड्रोलिसिस। Which of the following disaccharides is most familiar and commonly known as cane sugar? जो हम लोग घरों में चीनी इस्तेमाल करते हैं, शुगर यूज़ करते हैं घरों के अंदर, वो माल्टोज नहीं होती, ये तो नॉर्मली हमें फ्रूट्स वगैरह से मिल रही होती है। वो सुक्रोज शुगर होती है। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के मिलने से सुक्रोज शुगर बनती है जो कि सबसे कॉमन शुगर है। केन शुगर केन के अंदर मौजूद होती है। ये लैक्टोज हमारे पास मिल्क में मौजूद होती है और सेलुलोज एक पॉलीसैकेराइड है, ये डाइसैकेराइड नहीं है। स्टार्च कंसिस्ट ऑफ विच 2 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। स्टार्च की 2 अलग अलग फॉर्म्स होती हैं। बेसिकली स्टार्च के 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स नहीं होते उसके अंदर, वो 2 अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है। वो जो फॉर्म होती है स्टार्च की, वो एक अनब्रांच्ड या स्ट्रेट चेन होती है जिसे हम कहते हैं अमाइलोज। दूसरी होती है अमाइलोपेक्टिन जो कि ब्रांच्ड होती है। सेलुलोज एक अलग से पॉलीसैकेराइड है, ग्लाइकोजन एक अलग से पॉलीसैकेराइड है। तो इसका जो आंसर है दैट इज ए। विच टाइप ऑफ स्टार्च इज सोल्यूबल इन हॉट वाटर। कौन सी स्टार्च की टाइप ऐसी है जो कि गर्म पानी में डिसॉल्व हो जाती है? क्योंकि पॉलीसैकेराइड्स पानी में डिसॉल्व नहीं होती, दे आर स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर। उनकी कोई एक टाइप ऐसी हो सकती है जो कि पानी में डिसॉल्व हो, बाकी कोई टाइप पानी में डिसॉल्व नहीं होगी। स्टार्च के बारे में हम लोगों ने अभी भी पढ़ा कि भाई स्टार्च की 2 अलग अलग फॉर्म्स हैं, एक ब्रांच्ड है, एक स्ट्रेट चेन है। जो चेन फॉर्म होती है उसकी जो अमाइलोज होती है वो गर्म पानी में डिसॉल्व हो सकती है, मगर अमाइलोपेक्टिन कभी भी पानी में डिसॉल्व नहीं होती, चाहे वो गर्म हो चाहे वो ठंडा हो। तो अमाइलोज इज द आंसर। ग्लाइकोजन गिव्स व्हाट कलर विद आयोडीन। तो ये हमारे पास एक आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होता है
अगर हमने ये पता लगाना है कि कोई भी हमारे पास पॉलीसेकेराइड मौजूद है, कोई भी शुगर मौजूद है, क्या उसका सोर्स जो है वो प्लांट है या एनिमल है। आप लोगों को ये भी आइडिया होना कि हम आयोडीन का टेस्ट क्यों करते हैं, कि अगर हमारे पास शुगर मौजूद होती है और वो जो शुगर होती है वो प्लांट से ऑब्टेन की गई है या वो एनिमल से ऑब्टेन की गई है, इस चीज़ को इसका अंदाज़ा लगाने के लिए, इस चीज़ को पता लगाने के लिए हम आयोडीन के साथ मिक्स करते हैं। तो ग्लाइकोजन क्योंकि एक एनिमल शुगर है, ये एनिमल में स्टोर होती है, तो ये आयोडीन के साथ मिलती है, ये रेड कलर देती है। अगर हमारे पास होगी स्टार्च होगी तो वो ब्लू कलर देगी, तो वो प्लांट बेस्ड होती है शुगर, उसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं अपनी डेली डाइट के अंदर। सेलुलोज इज नॉट डाइजेस्टेड इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बिकॉज, क्योंकि सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाला जो भाई साहब एंजाइम है सेलुलेज, वो इंसानों के पास नहीं होता। ह्यूमंस लैक सेलुलेज एंजाइम, दैट इज वाई। पानी में इंसॉल्युबल होना, तो स्टार्च भी पानी में इंसॉल्युबल होती है, माइलोपेक्टिन भी इंसॉल्युबल होती है, वो फिर भी डाइजेस्ट हो जाती है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इसका ऑब्वियसली होता है, मगर जो इसको डाइजेस्ट किया जा सकता है सेलुलेज के जरिए, वो इंसानों के अंदर मौजूद नहीं होता। बी इज द आंसर। Which microorganism is not involved in the digestion of cellulose in herbivores? तो अब यहाँ पे अक्सर औक़ात बच्चे जो है वो कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ा हुआ है, सीलिएट्स और फ्लैजिलेट्स होते हैं, ये टर्माइट्स की गट में भी मौजूद होते हैं, उनको भी हेल्प करते हैं डाइजेशन के अंदर। लेकिन बैक्टीरिया और यीस्ट कहाँ पर होते हैं? फाइब्रोबैक्टर एक बैक्टीरिया है जो कि हेल्प करता है हेर्बीवोर्स को सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में। उसके अलावा सैक्रोमाइसिस सर्विसाई, ये सैक्रोमाइसिस जो यीस्ट होती है वो यीस्ट, कैंडिडा यीस्ट, ये यीस्ट होती हैं जो कि हेर्बीवोर्स की गट में उनको हेल्प करती हैं सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में, मगर वायरसेस डू नॉट डू दैट। वायरसेस किसी की हेल्प नहीं कर रहे होते हैं, वो तो नुकसान ही पहुंचा रहे होते हैं, तो इसका आंसर जो है वो वायरस है। ये तीनों चीज़ें हेल्प करती हैं हेर्बीवोर्स को, वायरसेस नहीं करते। Which of the following statements about polysaccharides is false? क्या वो ब्रांच होते हैं? यस, वो ब्रांच होते हैं। क्या वो टेस्टलेस हैं? बिल्कुल टेस्टलेस हैं। दे आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर? नहीं, दे आर स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। इनकी कोई फॉर्म ऐसी होगी जो कि पानी में डिसॉल्व हो सकती है, सारी नहीं डिसॉल्व हो सकती। दे हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट्स? यस दे डू। तो सी इज द आंसर। A carbohydrate that yields 10 monosaccharides on hydrolysis is called। तो देखिए, अगर किसी कार्बोहाइड्रेट के अंदर सिर्फ एक ही शुगर है, एक मोनोसैकेराइड है, वो तो मोनोसैकेराइड ही कहलाएगी। किसी में 2 है तो वो डाइसैकेराइड कहलाएगी, किसी में 3 है तो वो ट्राइसैकेराइड कहलाएगी, इसमें टेट्रासैकेराइड, पेंटासैकेराइड, हेक्सासैकेराइड, अल्टीमेटली डेकासैकेराइड तक, ये सारी की सारी जो शुगर्स होती हैं जिनमें एक से ज़्यादा मोनोसैकेराइड्स होते हैं, दे आर कॉल्ड ओलिगोसैकेराइड्स। तो जिसमें भी 10 मोनोसैकेराइड्स होंगे, वो अगर हम ओलिगोसैकेराइड के अंदर उसको क्लासीफाई करें तो वो डेकासैकेराइड कहलाएगी, मगर वो ओलिगोसैकेराइड के अंदर ही आती है, तो ओलिगोसैकेराइड इज द आंसर। Which of the following polysaccharides is the chief form of carbohydrate stored in the animal bodies? तो ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है कि भाई एनिमल्स के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर किया जाता है और प्लांट्स के अंदर जो स्टोर किया जाता है वो अलग अलग फॉर्म्स होती हैं। प्लांट्स के अंदर तो वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, लेकिन एनिमल्स में जो स्टोर होता है वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन इज द आंसर। सो दिस वाज इट फॉर टुडे। अभी कार्बोहाइड्रेट के हवाले से हो सकता है कि एक छोटी सी वीडियो मजीद आए। अगर यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो जो कि आप लोगों को क्लियर नहीं हुआ, तो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी बच्चों, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।